मैं तो जब विधायक बना था मैंने तो दुख ही दुख देखे। फिर भी 2017 और 2022 में हार हुई, क्यों? कांग्रेस में कोई लीडर की कमी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच कपकोट विधानसभा क्षेत्र के पूरे विधायक जी ललित फरसाण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम एक छोटा सा पोस्टकास्ट इसको कहेंगे, छोटा सा इंटरव्यू इनका लेने जा रहे हैं कि इसके बाद आगे को क्या तैयारी ये करेंगे और उससे पहले क्या हुआ, तमाम क्वेश्चन मेरे पास है। तो आज हम इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, तो बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। फरसाण जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। आपके चैनल को तो पूरा बिस्ला दानपुर का पूरा क्षेत्र देखता भी है, और जिस प्रकार से सामा लीती गोगिना से लेकर पूरा मेहरगढ़ घाटी है, वहाँ पर आपकी आवाज को एक बुलंद आवाज के तौर पर देखा जाता है। तो आज अचानक आप हल्द्वानी में यहाँ पर मिले, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी बैठकर कुछ वार्तालाप हो जाए, क्योंकि मैं कोरंगा लोग हूँ और कोरंगाओं का मैं भांजा हूँ, और एक बात आपके माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र में पहुंचा सकता हूं। तो एक सशक्त आवाज आज आपके माध्यम से बनने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और आपके साथ बैठा हूं। जो भी आप मेरे से पूछेंगे या जो भी आप भविष्य के बारे में रणनीति पूछेंगे, उस पर बेबाक तरीके से अपनी बात को रखने का पूरा प्रयास किया जाए। जी सर। सर, हम सवाल स्टार्ट करेंगे, अब ज्यादा देरी नहीं करेंगे। सर, राजनीति शुरुआत और 2012 का चुनाव, क्या आपने 2012 से कभी सोचा था पहले कि पार्टी कपकोट से आपको टिकट देगी? ऐसा तो नहीं लगता था कि कभी पार्टी कहीं से कोई टिकट देगी, क्योंकि जिस विधानसभा से मैं रहने वाला था वो 67 से रिजर्व थी, और अचानक मन में ख्याल आया 2012 में, जब ये सीट हम लोग 1990-92 से लगातार लूज कर रहे हैं, तो क्यों ना एक आवेदन जो है राहुल गांधी जी सामने रखा जाए। तो उसमें एक कंसिडर हुआ, और उसमें आदरणीय हरीश रावत जी और प्रकाश जोशी जी का पूरा आशीर्वाद मुझको मिला, और 2012 में मुझको कपकोट से जो है नेतृत्व करने का मौका मिला। तो एक आशाएं मुझको वहां पर दिखी कि भाई निकट भविष्य में बहुत सारी आशाएं जो है युवाओं के लिए बढ़ सकती हैं। 2012 में जब आपको टिकट दिया तो चुनाव लड़ते समय आपको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। क्या वो राजनीतिक था या फिर ये सामाजिक, क्या किस दृष्टि से देखते हैं? देखो, बाहरी और भीतरी का कोई सवाल कहीं पर भी नहीं होता है, और जहाँ तक बाहरी वाली बात कहाँ पर आती है, मैं कोरंगाओं का दूत हूँ, कोरंगा मेरे मामा लोग हैं। विरोध हुआ था उस समय ना, विरोध काफी। हुआ था, मैं मानता हूँ। हम्म। विरोध इसलिए हुआ था कि भाई उनको लगता था कि ये गरुड़ से आकर कपकोट की राजनीति कर रहा है। अरे जब मोदी गुजरात से बनारस में चुनाव लड़ सकते तब तो कोई विरोध नहीं होता है। सुरेंद्र सिंह जीना दिल्ली से आकर सल्ट में लड़ सकते तब कोई विरोध नहीं होता। चंदन राम दास हमारे विधानसभा में दोराहाट के रहने वाले हैं, दोराहाट से आकर बागेश्वर में चुनाव लड़ सकते हैं तब कोई विरोध नहीं होता है। आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि भाई सभी जितने भी कैंडिडेट आज के दौर में है या उस दौर में भी थे, वो सब बागेश्वर में ही रहते थे, जिला मुख्यालय में। क्या आपको बाहरी कहा गया था उस समय? क्या बिल्कुल भारी का एक तमका जो है मेरे ऊपर लगाया गया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भारी का तो कोई तमका लगना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि विधानसभाएं तो एक ही है, जिला एक ही है, और जितने भी अभी भी और तब भी जितने भी कैंडिडेट थे वो सभी बागेश्वर जिला मुख्यालय पे रहते थे। तो भाई बाहरी का कोई औचित्य बनता ही नहीं था। तो जब आप जीते वहां से, 2012 में जीते, उससे पहले कपकोट भाजपा की मजबूत सीट रही है। 2012 में जब आप जीते तब क्षेत्र की वास्तविक स्थिति क्या थी वहाँ की? देखो, मुझको सौभाग्य मिला है, मैंने माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के जो गिरौद क्षेत्र है, जहाँ पर चाहे मल्ला दानपुर हो, बिस्ला दानपुर हो, तल्ला दानपुर हो, नापुरी पट्टी हो, कमशार पट्टी हो, बहुत सारे विकास के आयाम को जो अनछुए पहलू थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने की पूरी कोशिश करी, और सौभाग्य मिला मुझको। जो काम कोश्यारी जी ने तो अपने मुख्यमंत्री काल में, अपने विधायक काल में कर देने चाहिए थे, लीडर अपोजिशन में कर देने चाहिए थे, मुझको सौभाग्य मिला। मैंने 2015 में राजकीय इंटर कॉलेज नामती चेतापड़ की स्थापना करी। मैंने खड़लेक भनार डाना टिकटा मोटर सड़क वहां पर बनाई। मैंने लाठी से जो है चुचेर, धर्मगढ़ चुचेर माचकेत वाली सड़क को करा। मैंने आपका घोड़िया बैंड से जो है चुचेर वाली सड़क को वहां पर करा। आज आपको दिख रही होंगी जितने भी जो सड़क, कोश्यारी जी जब भी अगर घर जाते होंगे, या तो वो थल के रास्ते अपने घर आते थे, फलियाटी से मेहरगढ़ घाटी, या फिर सामा से भराड़ी, कांडा के रास्ते, चौकड़ी के रास्ते, थल के रास्ते अपने घर पहुंचते थे। तो भाई ये सौभाग्य मुझको ही तो मिला। मैंने खड़लेक से जो है सीधे सीधे भनार, मेहरगढ़ घाटी और माछेत घाटी की सड़क को जोड़कर एक आयाम वहां पर स्थापित करने की कोशिश करी। तो ऐसे बहुत सारे काम है। तो काम तो सर आपने गिनाई दिए। लोग भी कहते हैं कि आपने 5 वर्षों में बहुत काम किए, फिर भी 2017 और 2022 में हार हुई, क्यों? देखो, राष्ट्रीय परिदृश्य में बिंदु बहुत सारे हो सकते हैं। लोग हिंदुत्व के बहकाव में या दूसरे जो अन्य मुद्दे हैं उनके बहकाव में आ गए हैं, और उनको लगता था कि यार अगर 5 साल के कार्यकाल में ललित फरसाण ने इतने काम करे हैं, हो सकता है कि कोई नया विधायक इससे और ज्यादा काम करे, या फिर दूसरा विधायक 2022 में बलवंत सिंह भोरियाल से कोई और ज्यादा काम करे। लेकिन इन 10 सालों के अंतर्गत उन्होंने आकलन कर लिया है
कि जो काम ललित फर्सवान ने 2012 से 17 के बीच में करके दिखाए थे, ना वो काम भूतो ना भविष्यति, ना वो काम बलवंत सिंह भौर्याल जी आगे कर पाए, ना जो है सुरेश गढ़िया आगे कर पाए। मात्र जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों को आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर काम ही करने होते तो भैया आज पौशारी के लोग, आज दूसरी जगहों के लोग आपदा में पिछले 6 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो भैया उनको कौन सा राहत देने का काम कर रखा है, ये जग जाहिर आपके सामने है। सोशल मीडिया की बात आपने यहाँ पर करी कि सोशल मीडिया तो कुछ करीबियों ने आपके कुछ पोस्ट भी करे होंगे, तो उसको क्या मानते, क्या वो घातक सिद्ध हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये तो अब हमारा अपना मामला हो सकता है कि भाई हम लोग किस हिसाब से इसको देखते हैं, लेकिन जहां तक है सब लोगों का समर्थन, सब लोगों का प्यार स्नेह लगातार मिलते रहा, और कहीं पर ऐसा नहीं लगता मुझको कि भाई सोशल मीडिया में लोग अनर्गल बयानबाजी करते होंगे या कोई ऐसी बात करते होंगे। और लगातार लोगों का स्नेह प्यार मिला है, और अभी भी जिस प्रकार से कपकोट की जनता मुझको अपना लाड प्यार देती है, जो स्नेह प्यार देती है, उससे मुझको पूर्ण विश्वास है कि भैया 2027 में एक बार पुनः जो है परिवर्तन की बहार बहेगी और कांग्रेस की सरकार जो है कपकोट से स्थापित हो। कपकोट और कांडा पहले जो था अलग अलग था, अब एक हो गई है, तो सबसे ज्यादा विरोध कहाँ आपको संघर्ष करना पड़ा, या फिर किस उसमें करना पड़ा, कपकोट या फिर कांडा में? देखो, ननिहाल के क्षेत्रों में ज्यादा विरोध झेलना पड़ा है। क्यों? लोगों को लगता था कि यार भांजा है, भांजे से बहुत अपेक्षाएं रहती थी, और शायद भांजे पे लोगों को लगता था कि यार ये काम करके दिखाएगा, और काम भी करे मैंने। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अपने ननिहाल में इंटर कॉलेज नहीं खोला, अपने ननिहाल में दूसरा इंटर कॉलेज नहीं खोला, या सड़क नहीं बनाई, या मोबाइल टावर नहीं लगाए, वो सब काम मैंने करके दिखाए। लेकिन अपेक्षाएं रहती है कि व्यक्तिगत तौर पर जो काम करने की बात लोग मुझसे अपेक्षा करते थे, शायद उन कामों को, उन अनछुए पहलू को मैं ज्यादा उनके बीच में नहीं कर पाया। तो ये बहुत सारी अपेक्षाएं रहती है, और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मैंने प्रयास करा। शायद कुछ सफल भी हो पाया, कुछ असफल भी हो पाया, लेकिन निकट भविष्य में ननिहाल क्षेत्र का आशीर्वाद रहेगा तो वे सफल रहेंगे। अब हम एक सड़क की बात करेंगे। पहले भी आपने कहा कि तमाम मोटर मार्ग हमने जो है स्वीकृत कराए, बनाए भी हैं, तो आपके जो 5 साल के जो कार्यकाल में कितने सड़कें स्वीकृत करी, आप क्या गिना सकते हैं कि कौन कौन से सड़कें आपने बनाई? क्या वो सड़कें अधूरी थी या फिर आज पूरी हो गई हैं? देखो, अगर पिंडर घाटी से हम सब शुरू करें, जो रिखाड़ी बाछम मोटर पुल है, जिसमें 9 वैली ब्रिज मैंने स्वीकृत करे, आपका खाती तक की मोटर मार्ग है, मेरे ही समय की स्वीकृति है। बदियाकोट, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हरीश राव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, बदियाकोट तक सड़क मेरे ही कार्यकाल में पहुंची। आज किलपारा सड़क पहुंच गई, बोलबड़ा भराकांडे समटर पहुंच गई, और हमारी जो कर्मी क्षेत्र में जो हम चाहते थे कि भाई बगर तक, बगर, शरण तोली, ढोकटी गांव, ये सब सड़कें मैंने बनाई। मैं एक अगर मल्ला दानपुर में एक सड़क नहीं बना पाया, तो मैं जो है 2 सड़क नहीं बना, एक सापुली गुट्ठन की सड़क को नहीं बना पाया, दूसरी जो है कर्मी से दोबाड़ वाली सड़क को नहीं बना पाया। नहीं तो सरयू घाटी में आप आ जाओ, हरकोट टड़कोट की सड़क मेरी कार्यकाल की स्वीकृति है, मैंने उसका टेंडर लगा के उसके कार्यकाल को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। और झुनी खलझुनी सड़क सरयू घाटी में मेरी समय है। आज जो है लाहौर घाटी से मिखला खलपट्टा की सड़क मेरे समय बनी। चाहे इधर से अगर हम लोग देख लें, मेरे ननिहाल को जाने वाली दुलम से जो है बड़ेत वाली सड़क है, ये भी उसी समय की स्वीकृति है। तो ये घाटी वाइज अगर विकास को हम लोग गिनाना चाहेंगे, तो ये बहुत सारी सड़कें हैं जो आज भी आपको देखती हैं कि भैया ये वहां जोड़ रही हैं। अगर चामू देवली के गांव की सड़क है, जो आज भी जो है आपदा की भेंट चढ़ी पड़ी है, उस सड़क को अभी तक इन्होंने सही नहीं कर रखा, तो फिर कैसे मान ले कि भैया इन 8-9 सालों के अंतर्गत ये विकास के आयाम को जो है जमीन में, धरातल में रखने का प्रयास करते होंगे। ऐसे ही हमने रामगंगा घाटी में जो लीथी का इंटर कॉलेज है, रातिर गेटी का इंटर कॉलेज है, जो लीथी से हिनिया पोंडुआ होते हुए, हमटी कापड़ी होते हुए, मल्ला डुंगरचा होते हुए जो आपकी सड़क जो है कीमू गोगिना तक गई है, वो सड़क भी मेरे ही कार्यकाल की स्वीकृति थी। और 2 इंटर कॉलेज मैंने ही वहां पर बनाए, रातिर गेटी भी और लीथी भी। इसी प्रकार से लीथी गांव के लिए भी सड़क मेरे सामने बनी। नानी पनियाली डांगटी सड़क मैंने ही स्वीकृत करी, रामाड़ी कनौली सड़क मैंने ही बनाई। और मेरे नैनिहाल से जो सड़क आती है भानी से अर्चिया पकड़ होते हुए नौकोड़ी उलानी धार के रास्ते सामा विनायक तक, ये भी सड़क मेरे समय की थी। अगर देखा जाए तो वही आपके माचखेत घाटी में, मेहरकाड़ घाटी में जितनी सड़कें आज आपको दिख रही हैं, उन सब सड़कों का श्रेय तो मैं ही लेना चाहूंगा। वो सड़कें तो मैंने ही बना के। तो मारगाड़ी की आपने बात करी, तो वहां पर एक चेटा बगड़ पुल है, उसको लेकर काफी ये है, इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो बना नहीं है पूरी तरीके से, लोग कहते हैं। चेटा बगड़ पुल तो छोड़िए आप पिछले 9 साल से जो रामगंगा घाटी में जो झूला पुल बही थी, जो बागेश्वर जनपद और पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ने वाला एक अहम कड़ी थी, और माननीय कोश्यारी जी जो महामहिम गवर्नर भी रहे, महामहिम अब तो पद्म विभूषण भी मिल गया, उनको धन्यवाद भी देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। इन 8 सालों में, 9 सालों में क्या उनके परिवार के लोगों ने
या उनके परिवार के समाज के लोगों ने कभी वो दर्द नहीं देखा होगा कि वो गरारी से नदी पार कर रहे होंगे। खेती के रास्ते किस्मला होते भगुना के रास्ते नदी पार कर रहे हैं और गरारी से पार नाचनी की बाजार जा रहे हैं। क्या 9 साल से माननीय कोश्यारी जी को या उनके जो विधायक हैं, चाहे बलवंत सिंह भौर्याल रहे चाहे सुरेश गढ़िया रहे, क्या उनको वो झूला पुल वहां पर नहीं दिख रही होगी? क्या काला पैर कापड़ी में बही हुई 110 मीटर की झूला पुल क्या माननीय कोश्यारी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिख रहा होगा कि ये विकास का खाका हमने खींचना चाहिए था? क्योंकि इस समय जनादेश उनके पक्ष में था और जनादेश के एवज में उन्होंने काम करके वहां पर दिखानी चाहिए थी। आज जिन सड़कों की स्थिति जिस हालात में मैं छोड़ के गया था, क्या उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास वहां पर कर रहा है? तो बताएं। मात्र अपने लोगों को अगर ठेके से या ठेकेदारी प्रथा से मजबूत करने का काम उनके द्वारा करा जा रहा तो भाई औचित्य की आवश्यकता। उसी प्रकार से आप देखिए, मैंने आपका सनगाड़ बास्ती सड़क बनाई, सनगाड़ में इंटर कॉलेज खोला, उडियार में इंटर कॉलेज खोला, आज जारती पपोली उड़मस्तर वाली सड़क आपके सामने मैंने बनाई, मैंने सुंदिल जुनाइल वाली सड़क को बनाया, दोफाड़ पपोर 27 वाली सड़क को वहां पर बनाया, मैंने खुलदौड़ी बुलदौड़ी वाली सड़क को वहां पर बनाया। आपके सामने जो बिलखेत गैराड़ भैरू चौपट्टा है, जहां पर मैं छोड़ के गया था बिलखेत में, उससे आगे वो सड़क नहीं पहुंच पाई है। चाहे सुखराड़ी हो, भैरू चौपट्टा हो या चौरा से ऊपर जाने वाली जो मेट्रा की सड़क हो घिंगातोला के लिए, या वो सड़क भी वहीं पर पहुंची है। तो आपने कहा है कि हमने जो इंटर जहां छोड़ा वहीं वाली बात यहाँ पर आ गई, तो इसमें मैं कहूंगा ये तंज किसके लिए है? आप कहते हैं कि जो जहां छोड़ा वो वैसे, ये तंज किसके लिए कह रहे हैं आप? तो जिनको नेतृत्व दिया गया है, तंज उसी के लिए तो हो सकता है जो इस समय सत्ता की कुर्सी में बैठे हों। मात्र जो है हिंदू मुस्लिम या बाहरी भीतरी करने से कुछ नहीं होगा ना। विकास का मौका मिला तो विकास करने का मौका मिलना चाहिए। और अगर 5 साल का नेतृत्व किसी को दिया गया है तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत कुछ होती हैं कि भैया करके दिखाएं, और ललित पासवान ने करके दिखाया। और आज भी इन 10 सालों के अंतर्गत मेरे खिलाफ कोई ऐसा एंटी इनकम्पेंसी कहीं पर भी नहीं मिलती। हर व्यक्ति के मुंह से एक ही बात निकलती है, यार तुमने बहुत अच्छे काम करे, तुमने बहुत अच्छी सोच को आगे बढ़ाया। आज इन लोगों के द्वारा उस सोच को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, तो भाई दिल जो है गदगद होता है जब अपने पुराने कामों पर आज भी लोग मोहर लगाने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप ही दिल गदगद होता है और वही विश्वास होता है कि भैया आज भी लोगों के दिल और दिमाग में जो है ललित पासवान की जो है एक बहुत अच्छी इमेज बनी पड़ी है। तो यही हमारे आगे का भविष्य है। आपके समय में कितने तहसीलें बनी या फिर कितने सुचारू हुए? देखो, मैंने सामा में उप तहसील खोली, आज जो हालात उसके बने हैं वो आपके सामने है। कांडा में तहसीलदार नहीं बैठता था, मैंने पूर्ण परगना का दर्जा उसको दिलवाया। मैंने बल्लेक में तहसील खोली, मैंने उप तहसील चौड़ा स्थल का भी स्वीकृति करी थी। और इस समय सामा, कांडा, दुगनाकुरी और कपकोट तहसील पूर्णतः संचालित है। और चौड़ा स्थल जो मल्ला दानपुर में मैंने उप तहसील की घोषणा कराई थी, उसका अस्तित्व अभी कहाँ पर है, क्या है, इसका अभी कोई पता नहीं है। वर्तमान में क्या स्थिति है इनकी? वर्तमान में बहुत हालत खराब है। आपको दुगनाकुरी में एक कर्मचारी के विश्वास पर जो है तहसील दुगनाकुरी चल रही है और एक होमगार्ड के सहारे आपका सामा का उप तहसील संचालित हो रहा है। तो ये सरकार को आईना दिखा रही है कि आखिर इन 8-9 सालों के अंतर्गत आपके द्वारा कोई पदों का सृजन, कोई पदों की स्वीकृति ना करने की वजह से आज पदों की स्वीकृति है लेकिन उनके सापेक्ष जो है नियुक्ति ना करना कहीं ना कहीं बहुत शंका और कहीं ना कहीं बहुत दिल में जो है खटास पैदा करता है। आपने थोड़ी देर पहले कोश्यारी जी की बात करी, तो आपने वहाँ दावा किया है कि हम इंटर कॉलेज खोलेंगे, तो इसमें क्या कितनी सच्चाई है, क्या है? इंटर कॉलेज खोलेंगे नहीं, मैंने खोला है। हम्म। मैंने कोश्यारी जी के गांव नामती चेतापकड़ में राजकीय इंटर कॉलेज की स्वीकृति करी है। 2015 का शासनादेश है। कितनी सच्चाई है इसमें, क्यों अरे तो खोला, जरा शासनादेश है। बताइए। हाथ कन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। हर आदमी के दिल में शासनादेश है, वो शासनादेश देख सकते हैं लोग, बैठकर कह सकते हैं यार ललित पासवान ने बनाया है। और तो आज उनके गांव में जो मोटर पुल है वो मैंने जोड़ी। आज वो लोएटा से लेकर नीचे की सड़क को संचालित करने का काम मेरा रहा। आज जो रमाड़ी कॉलोनी पालना दोरा मोहनदोरा की सड़क को जिस स्थिति में मैं छोड़ के गया था, उस हालात में कहाँ पर उसमें सुधार होगा ये बताने की कोशिश वो भी तो करें। आखिर उनका भी क्षेत्र है। मात्र अपने घर के लिए तो आपने 50 मीटर 100 मीटर के एक मोटर पुल बनवा दी, और जो गांव के लोग बाजार जाते हैं उनके लिए आज तक आप गरारी का सहारा लेके चल रहे हैं। तो वही प्रश्न तो हम ही उठाएंगे, महामहिम पर हो या कोई अन्य बड़े नेता हूं। अब हम स्वास्थ्य पे जरा बातें करेंगे। कपकोट की समस्या बहुत स्वास्थ्य पे कमजोर अभी भी बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, स्वास्थ्य पे हमारा एक खाका था और जिस समय मैं विधायक था लगभग हर एडिशनल पीएससी हो लगभग हमारी पूरी मॉनिटरिंग रहती थी। और मेरे कार्यकाल में हर जगह डॉक्टरों की उपलब्धता निश्चित तौर पर थी। कितने डॉक्टर नियुक्त हुए आपके कार्यकाल में? मैंने लगभग 20 डॉक्टर की नियुक्ति उस समय करवाई थी पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और उस समय थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है, आज देहरादून में नौकरी कर रही है
और तनख्वाह सामा से निकल रही है, तो ये बड़ा प्रश्न है। और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण है। इस समय भी हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत सारी बातें उठा रखी है और हर मंच पर उठी है कि तनख्वाह कपकोट से निकलती है, अटैचमेंट कहीं पर्वतीय क्षेत्रों का ना होकर कहीं मैदानी क्षेत्रों में, सुगम क्षेत्रों में उसकी नियुक्ति करी जा रही। तो इसकी मॉनिटरिंग करने की बहुत जरूरत है। और ये अभी भी आप देख रहे थे, कल भी एक को हम डोली से लाते हुए सोशल मीडिया में देख रहे थे। कली का एक उदाहरण हमारे सामने है, मल्ला दानपुर का ही उदाहरण है। तो अभी भी सड़कों की क्या स्थिति है तो आपके सामने है। ट्रामा सेंटर या आधुनिक जांच जो सुविधाएं हैं उस पे क्या पहल हुई आपके कार्यकाल में या फिर उसके बाद? देखो, ट्रामा सेंटर बागेश्वर में है, निश्चित तौर पर बनना चाहिए। जिस प्रकार से मात्र जो है एडिशनल जो सीएससी थी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो जिला अस्पताल घोषित कर दिया गया। और उसी में उन्हीं कमरों में जो आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जो अस्पताल जिस स्थिति में था, आज पिछले 25 सालों में उसी अस्पताल के कमरों को तोड़ा जा रहा है। और उसमें जो भी सरकार का बजट आ रहा है उनको रेनोवेट के नाम पर, मॉडर्निफिकेशन के नाम से उसको उसमें लगा दिया जा रहा है। जबकि जिला अस्पताल अलग से बनना चाहिए था, जिला अस्पताल का बजट अलग से आना चाहिए था, ट्रॉमा सेंटर के लिए अलग से बजट का प्राविधान होना चाहिए था, महिला चिकित्सालय का बजट अलग से प्राविधान होना चाहिए था। और एक ही उसमें करोड़ों खरबों रुपए खर्च करने के बाद भी मात्र जो है धन की जो है लिपापोती बागेश्वर में और जो भी हमारे अन्य क्षेत्र है वहां पर हमको देखने को मिल रहा है। क्या आपने अपने कार्यकाल में इन चीजों को उठाने की जरूरत समझी या फिर आपने सरकार के सामने रखा कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, ट्रामा सेंटर खुलना चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए? मैंने हाउस में क्वेश्चन लगाए और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ। मैं जिस समय विधायक था, मैंने उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रश्न लगाने वाला विधायक भी मैं ही था। और मुझको उसी आधार पर सर्वश्रेष्ठ युवा विधायक का अवार्ड भी मुझको सरकार के द्वारा जो है दिया गया कि वही सबसे ज्यादा प्रश्न है। क्योंकि सरकार के लोग प्रश्न नहीं करते हैं। मैंने सरकार से भी प्रश्न करे थे क्योंकि लोगों ने मुझको चुन के भेजा है। मैं अपनी क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में नहीं उठाऊंगा तो फिर किसके सम्मुख उठाऊंगा? क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं अपने जनप्रतिनिधि से, अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से होती है। अगर आवाज सदन के अंतर्गत नहीं उठाएगा तो भाई किसके सम्मुख इसका आवाज उठाएगा? तो ये मैंने प्रयास किया और मुझको सौभाग्य मिला कि मैं जिस समय विधायक था उस समय सबसे ज्यादा प्रश्न उठाने वाला विधायक मैं अपने सरकार के अपने कार्यकाल में मैं रहूं वहां पर। और ये सब समस्याएं मैंने उसमें उठाई। आपके समय में कितने खेल मैदान बने, कितने मिनी स्टेडियम बने और कितने युवा केंद्र बने? देखो, युवा केंद्र तो हमारे सामने नेहरू युवा केंद्र बागेश्वर में तब से है और वो लगभग पूरे जनपद की एक्टिविटीज को निर्धारित करते हैं। और जो भी खेल करते हैं वो युवा प्रोग्राम होते हैं नेहरू युवा के बैनर में, वो लगातार पूरी कोशिश कराने की कोशिश करती है। और खेल के मैदान, देखो, खेल के मैदान के साथ साथ मैंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने की कोशिश भी करी थी। और मेरी पूरी कोशिश भी थी कि भाई जहाँ कपकोट में तो जब मैंने खेल मैदान में वहीं पर हेलीपैड भी बनाया था, आज कपकोट का खेल मैदान आपके सामने जग जाहिर है। और उसी प्रकार से हमने बहुत सारे छोटे मिनी स्टेडियम बनाए। फरसाली में मिनी स्टेडियम था, उधर सामा के पास भी हमने एक बनाने की पूरी एक सोच को रखी थी। उसी प्रकार से मेहरगढ़ घाटी, कांडा क्षेत्र में और इधर कनल घाटी में जहाँ जहाँ हमको छोटे छोटे मैदान मिलते थे वहां पर हमने खेल के मैदानों की स्वीकृति दिलाई थी। आज आप देख भी रहोगे बहुत जगहों पर जो है क्रिकेट के खेल होते हैं। बहुत सारी ब्लॉक की जो गतिविधियां हैं स्कूलों की, वो सब गतिविधियां उन्हीं छोटे छोटे मैदानों में होती है। आपके सामने जग जाहिर है। कपकोट की लोक संस्कृति, मेले, मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए आपने क्या किया वहां के लिए? जो देखो, मेले होते हैं, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए आपने क्या किया अपने कार्यकाल में? देखो, माँ भगवती पदियाकोट की माँ भगवती है और आज एक ऐतिहासिक पौराणिक तौर पर आप देख रहे हैं। हमने जिला योजना के माध्यम से हो, हमने पोथिंग में जिला योजना के माध्यम से है, या कर्मी में जिला योजना के माध्यम से है, या इधर आपके शिखर मूल नारायण में है, सनगाड़ में है, जहाँ जहाँ हमारे पौराणिक ऐतिहासिक कालिका मंदिर है, कांडा क्षेत्र में जहाँ जहाँ हो सकता था हमने जिला योजनाओं के माध्यम से पर्यटन विकास के मत में सुधारीकरण, सौंदर्यीकरण और बहुत सारे बिंदुओं को रखने की कोशिश करी थी। आज लगभग हमको पूर्ण विश्वास है कि इन सब जगहों पर एक अच्छा प्रदर्शन जो है स्थानीय जनता के द्वारा, एक अच्छी सोच स्थानीय जनता के द्वारा रखी गई है। तो आगे पर्यटन और मंदिरों का सौंदर्यीकरण इस परिप्रेक्ष्य में जरूर रहा है। आपने कहा कि जैसे पहाड़ों में जो भांग होता है, भांग की खेती को बढ़ावा दिया जाए, तो इस पे क्या कहेंगे आप? क्या यह औद्योगिक है या फिर आय बढ़ाने का स्रोत या फिर क्या है? इसको क्या कहेंगे आप? देखो, हैम प्रोजेक्ट है और हैम पहाड़ की अपनी एक आजीविका से भी जुड़ी है। भांग को मात्र चरस से नहीं जोड़ा जाए, कपकोट की एक आजीविका भी है, इसके रेशे निकलते हैं। और ये जो भांग होती है, हमारे वहाँ हर सब्जी में भांग के दाने डाले जाते हैं जाड़ों के समय। तो चाहे बच्चा
बीमार होता है या कोई भी सब्जी होती है, उसमें उसका उपयोग करते हैं जहां जहां उच्च हिमालयन क्षेत्र होता है। तो इसको हमने उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हम तो कहते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, हम हेम्प प्रोजेक्ट को बढ़ावा देंगे और स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो स्किल डेवलपमेंट है, जो लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, हम उस योजना से उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। रेसे उसके जोड़ेंगे, लट उसके उपयोग में आते हैं और उसके दाने भी उपयोग में आते हैं, तो उसका उपयोग करने की कोशिश करेंगे। तो ये हेम्प प्रोजेक्ट हमारे जो भांग की खेती है, इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं और बढ़ाव के साथ साथ इसको जो इसकी मात्रा है, उसकी मात्रा को कम करके इसको हम लोग आम जनमानस की खेती से जोड़ने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। इंटरनेट से लेके हम सवाल करेंगे, अभी भी गंभीर समस्या बनी हुई है। आपने अपने कार्यकाल में कितने वहां पर टावर लगाए और किस तरीके से, क्योंकि तमाम गांव अभी भी नेटवर्क से वंचित है वहां पर, तो क्या आपने प्रयास करे जो नेटवर्क आ जाए? अभी भी नहीं आए हैं वो। देखो, माननीय प्रदीप टमटा जी जब लोकसभा के सांसद थे, तो हमने बहुत सारे मोबाइल टावरों की वहां पर स्वीकृति कराई थी। कर्मी में हमने मोबाइल टावर कराया था, कर्मी में हमने विद्युत का सब स्टेशन बनाया, कांडा में हमने विद्युत का सब स्टेशन बनाया, हमने दुगनाकुरी में विद्युत का सब स्टेशन बनाया। हमने जहां जहां विद्युत के सब स्टेशन बनाए, उसका मूल उद्देश्य यही था कि जहां जहां हम लोग मोबाइल की कनेक्टिविटी को जोड़ेंगे, तो एक विद्युत की जो अव्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती है, वो अव्यवस्थाएं नहीं दिखे। उसी परिप्रेक्ष्य में चाहे मल्ला दानपुर का क्षेत्र हो, पिंडर घाटी का क्षेत्र हो, सरयू का क्षेत्र, सरयू घाटी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा बिस्ला दानपुर में सामा मेहरगाड़ का क्षेत्र हो, या रामगंगा में हो, या इधर दुगनाकुरी का क्षेत्र, कांडा कमशार का क्षेत्र हो, और या इधर कन्नड़ घाटी का क्षेत्र हो, जहां जहां भी हमको लगा कि यहाँ पर मोबाइल की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हमने सुझाव दिए और माननीय प्रदीप टमटा जी ने उस समय भारत की सरकार में उनकी स्वीकृति कराई और देर सवेर लगभग 40 से 50 मोबाइल के टावर जो हैं इन ग्रामीण अंचलों के अंतर्गत लगे। लेकिन इस समय दुर्भाग्य इसी बात का है कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए थी। मात्र जो है मोबाइल टावर खड़े करने से कोई विकास का आईना हमको नहीं दिखता है। अगर हमारे बच्चों को और या हमारे ग्राम प्रधानों को या हमारे जनप्रतिनिधियों को अगर मोबाइल के लिए भी फिर कपकोट, भराड़ी या कांडा या बागेश्वर आना पड़े, तो भाई इस 21वीं सदी की संचार क्रांति में हमसे लोग यही तो पूछेंगे कि आखिर आपकी सोच किस प्रकार की थी, क्या आपने करा। लेकिन प्रयास हमारा था, मौका मिला होता तो आज उससे भी बेहतर सुविधा को हम जनता के बीच में रखने की पूरी कोशिश करते। आपदा से लेकर हम सवाल करेंगे। हमेशा उत्तराखंड जो है आपदा से ग्रसित रहा है, हमेशा आपदा आती है। कपकोट जो है ज़ोन 5 में है, तो इसके लिए आपने क्या कदम उठाए कि आने वाले समय में या फिर पहले कि आपदा आती है और लोगों को मतलब जो राहत और पुनर्वास की जो भूमिका होती है, वो क्या रही आपके कार्यकाल में, क्योंकि पहले भी आपदा आती थी? मैं तो जब विधायक बना था, मैंने तो दुख ही दुख देखे। 2013 की आपदा मैंने पिंडर घाटी की झेली और मैं संतुष्ट हूँ कि जिस समय मैं विधायक था, मैंने माननीय हरीश रावत जी थे या हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने भरसक आशीर्वाद मुझको वहां पर दिया और लगातार हेलीकॉप्टरों से मैंने वहां पर राशन की सप्लाई करी। आर्मी के MI-17 2-1.5 महीने से बागेश्वर जैसे राजकीय जो शोभन सिंह जीना कैंपस है, वहां पर खड़े रहते थे और वहां से हेली सर्विस से राशन की सप्लाई जो है पिंडर घाटी के क्षेत्रों में होती थी। और पिंडर घाटी के लोगों को जो आवश्यक चीजें चाहिए, चाहे उनको बाजार आना होता है या कहीं भी आना होता था, तो उनको उसी हेलीकॉप्टर से हम लोग MI-17 के माध्यम से हम बागेश्वर मुख्यालय तक पहुंचाते थे। और जिस समय जितना नुकसान मेरे समय पर हुआ था, मैंने उसकी भरपाई सरकार से करी थी। लेकिन आज उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखना चाहते हैं, हमने दो जिलाधिकारियों से भी कह दिया। हमने तत्कालीन जब अभी आपदा आई थी, उस समय भी जिलाधिकारी से पौसारी में कहा था और इस समय भी हम जिलाधिकारी महोदय से कह भी रहे हैं कि पौसारी के लोगों की आपदा का कोई समाधान नहीं हो रहा। कल भी जिलाधिकारी के पास वहां के लोग जो है अपना डेलीगेशन लेके गए हैं कि भाई इन 3-4 महीनों के अंतर्गत ना रास्ते बने हैं, ना खड़ंचे बने हैं, ना कोई ऐसी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा करी गई है जिसकी वजह से आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में आज भी लोगों में जो है संशय की स्थिति बनी पड़ी है। तो मैं चाहता हूं कम से कम जिस प्रकार के कामों को मैंने कोशिश करी थी, आज जितने भी आपदा न्यूनीकरण के अंतर्गत SDRF की उस समय मैंने कपकोट के अंतर्गत जो स्वीकृति कराई थी, आज SDRF एक बहुत अच्छा बल जो है हमको मिला है और NDRF भी उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी लाइजनिंग में जो है कपकोट के अंतर्गत काम करता है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जो हमारे एक विकास के सुलझे हुए सिस्टम हो सकते हैं। और मैंने पिंडर घाटी, सरयू घाटी और नीचे कर्मी के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी जो लोगों ने आपदाओं में मुझको जो चीज या जो विषय वस्तु बताने की कोशिश करी थी, मैंने उसका समाधान करा है और लोग संतुष्ट हुए। रोजगार के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, जैसे सड़क गाइड प्रशिक्षण, या सिर्फ प्रचार था या फिर आपने कुछ पहल करी इस पे? देखो, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच थी। आज जो ये मडुआ, झोरा, कौड़ी, फावर या जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, इनको माननीय हरीश रावत जी ने मुख्य पटल पर रखने की कोशिश करी थी। और हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे झिंगुरी की खीर राष्ट्रपति जी की मीनू में है। जब भी वो अपना कोई भी
फंक्शन करते हैं तो वहां पर झूरे की खीर भी जो है परोसी जाती है। तो ये इसका श्रेय तो हरीश रावत जी को ही जाता है। और इसी इसी परिप्रेक्ष्य में हरीश रावत जी ने होम स्टे कंसेप्ट जो इको विलेज टूरिज्म में एक सोच रखी थी, वो पिंडर घाटी में, चाहे खाती का गांव था, चाहे सूपी का गांव था, मिखला खलपट्टा जूनी खलजूनी को हो, या बाछम का हो, या इधर कठलिया जातुली के क्षेत्र हो, या इधर जयकुनी से लेके खरकिया के क्षेत्र हो, या इधर बदियाकोट से ऊपर जब हम लोग इधर को कुआरी या इधर बोलबल्ला भराकांडे समडर को जाते हैं, जो हमारा उधर का हिमनी घेस बलान का ट्रैक रूट है, जहाँ जहाँ पर भी अपने गांव थे उनको होम स्टे कंसेप्ट से जोड़ने की कोशिश पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने करा था। और आज मैं संतुष्ट हूँ, कम से कम लगभग 50 या 60 ही लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन हमने अवसर सृजित कराए हैं। वो लोग अपनी आजीविका का भरपूर उपयोग वहां पर कर रहे हैं और स्थानीय उत्पादों के साथ लोगों से सोशल मीडिया, इंटरनेट या दूसरे माध्यमों में जुड़कर पर्यटन गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सोच हमारी पूर्व की सरकार ने और हमने रखी थी, जिसका सकारात्मक सृजन अभी आगे को बढ़ रहा है। आपने बात करी सरयू नदी, पिंडर नदी, ये दो नदियां होने के बावजूद भी यूबीएचपी के अलावा कोई भी बड़ी परियोजना जो है, चाहे आपके कार्यकाल हो या बाद में हो, अभी विकसित नहीं हो पाई। क्या कारण रहा? देखो, यूबीएचबी या केसीपीएल ये पूरी की योजनाएं हैं। मेरे जब मैं विधायक थी था उससे पहले ये योजनाएं बन गई थी, लेकिन इनके साथ जो एग्रीमेंट थे स्थानीय गांव के स्थानीय लोगों के, उस समझौते के आधार पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। पानी कितना रिचार्ज नदी में रहना चाहिए, उस रिचार्ज को आज तक ना तो स्थानीय लोग समझ पा रहे हैं, ना ही जो है प्रशासन के लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे अपने लोगों को, हमारे अपने नातेदार रिश्तेदारों को नदी नालों के समय ही जब कहीं कोई घटना हो जाती है या कहीं मृत होकर शमशान की ओर जाते हैं, उस समय जो है पानी की स्थिति ऐसी रहती है कि भाई इनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है पेयजल के पावर प्रोजेक्ट के लोगों से कि भैया आप जरा पानी चलवा दीजिएगा, हमारे लोगों की कुछ अस्थियां इसमें बहनी है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मुझको नहीं लगता कि भाई अब यहाँ पर कोई ऐसे पावर प्रोजेक्ट की जरूरत जो है यहाँ पर हमको दिखती है। नशे से लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से नशा लगातार बढ़ रहा है, सरकार करंट वाली भी कह रही है कि नशा बिल्कुल ये होना चाहिए, लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखो, नशे के खिलाफ तो हम सबसे पहले से ही है, और बागेश्वर में इसमें लाने का श्रेय जिन लोगों को है, उन लोगों की शिकायत तो हम पुलिस प्रशासन से समय समय पर करते आए हैं। और हमने पुलिस मुख्यालय से लेकर कुमाऊं में आईजी तक को उन सब के नाम बताए हैं कि भाई आखिर इसके पीछे कौन बड़ा सिंडिकेट है जो बागेश्वर जनपद की भोली भाली आम शिक्षित युवा साथियों को नशे की गिरफ्त में रखने की कोशिश कर रही है, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है, इस संबंध में हमने समय समय पर पुलिस प्रशासन को बताने का काम करा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक ना तो ऐसे जो सिंडिकेट है उनके खिलाफ पुलिस का कोई बहुत बड़ा एक्शन हुआ। हम चाहते हैं कि भैया एक अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारे युवा अधिकारी पुलिस के हमारे सामने, हम उनके सामने अपनी बात भी रखते हैं, उनसे कहते भी हैं जरूर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम हर स्कूल में चलाए जाने चाहिए और नशे के खिलाफ जन जागरूकता का अभियान बागेश्वर जनपद के अंतर्गत चलाना चाहिए। आपने कहा नशे के खिलाफ ये होना चाहिए, कानून व्यवस्था के खिलाफ ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो इसमें एक सवाल भी आता है कि पुलिस का व्यवहार, लगातार शिकायतें आ रहे हैं कि पुलिस जो है हम लोगों को गलत व्यवहार करती है। अभी अभी एक खबर भी आई थी कि हमारे लीती के जो ड्राइवर हैं उन भाई को जो है पीटा गया था, तमाम चीजें वहां पर हुई थी। तो ये कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, जो जिस तरीके से शिकायतें आ रहे हैं लोगों की? देखो, सैया भाई कोतवाल तो फिर डर खाएगा। और आपने बात उठाई है, मैं भी इसका प्रबल समर्थक हूँ। पान सिंह के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। पान सिंह कोरंगा ही नाम था ना? जी। और पान सिंह के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। उसने आवाज उठाई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, आप ही के यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उत्तम भाई जी। और आपने प्रमुखता से उस बात को पूरे कुमाऊं के हर पटल पर रखने की कोशिश करी थी। सबका सर झुका था पुलिस प्रशासन पे कि कैसे लोगों के साथ अत्याचार रात्रि को पुलिस करती है। 9 बजे के बाद हल्द्वानी से पर्वतीय समाज की, पर्वतीय क्षेत्र के जो हैवी वाहन है, मालवाहक वाहन है, उनको जाने की अनुमति पुलिस के द्वारा दी जाती है। और टैक्स चाहे मैं हूं चाहे वो है, सब बराबर का टैक्स भरते हैं। और क्यों ऐसे उनके साथ अन्याय किया जाता है कि भाई आप रात को चलो, और रात को चलने में भी कहीं झीलीकोट में, कहीं भवाली में, कहीं खैरना में, कहीं लोधिया में, कहीं सुमेश्वर में, कहीं गरुड़ में, कहीं बागेश्वर में, कहीं कपकोट में, कहीं सामे में, जहां जहां पर भी पुलिस की बर्बरता आपको दिखती है, ये सामने है। और इसकी आवाज उठाने का काम पानसी ने करा, मैं समर्थन में खड़ा हूँ। कमिश्नर साहब ने कदम उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुलिस की कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर एक एक घंटा, आधा आधा घंटा बैठाकर अगर किसी पुलिस पर आप जबरिया जो है चरस, स्मैक या दूसरे आरोपों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे पुलिस के कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ पुलिस मैनुअल एक्ट में जो भी प्रोविजन धाराएं हैं, उन धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य की क्या रणनीति है? जैसे आपने बोला कि मेरा ननिहाल जो है कोरंगा परिवार में है, फिर भी कोरंगा परिवार वोट आपके पक्ष में 9 के बराबर आए।
इसका क्या कहना चाहेंगे इस पे? अब देखो, लीती माँ भगवती है और मेरी माँ का मायका है। माँ और मामा से ननिहाल का बड़ा संबंध होता है और मैं तो जब भी अपनी माँ के साथ जाता था, जब भी छुट्टियां पड़ती थी, हमें आज भी याद है हमारी आमा हम अपने ननिहाल में जाते थे और गाय भैंसों के साथ ऊपर जंगलों में चले जाते थे। तो भाई हमने तो वहाँ की परिस्थितियां देखी हैं और उन परिस्थितियों को मैंने कोशिश भी करी है कि भाई मैं सफल भी रहूं और मैं कुछ हद तक सफल भी रहा। लीती में मैंने जो है आपका इंटर कॉलेज भी खोला। लीती की सड़क को भी मैंने मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करी। भविष्य में 2027 की क्या तैयारी है आपकी सर? देखो, इसमें तो कोरंगा कोरंगा लोग हैं और कोरंगाओं का भांजा हूँ। भविष्य की तैयारी तो भाई मामा लोगों के आशीर्वाद से ही वो आगे बढ़ेगी। जब तक मामा लोग खड़े नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? तैयारी किस तरह से कर रहे हैं आप? तैयारी तो ठीक है। देखो, पार्टी पार्टी संगठन है। पार्टी संगठन के पटल पर हर व्यक्ति को बात रखने का अधिकार है। मुझको भी है, किसी अन्य व्यक्ति को भी है, किसी अन्य क्षेत्र के लोगों को भी है, सबको अधिकार है। और लोकतंत्र में यही तो कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई कैडर पार्टी तो नहीं है, ये लीडर बेस्ड पार्टी है। हर व्यक्ति को पटल पर बात रखने का अधिकार कांग्रेस के अंतर्गत स्वतः ही है और हर व्यक्ति कह सकता है। लेकिन अंततोगत्वा पार्टी जिसको अपना आशीर्वाद देती है, जिसके पीछे पार्टी का संगठन खड़ा रहता है, लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास 100% उसके पक्ष में स्वतः ही चले जाता है। ऐसा हम लोगों ने कई सालों के इलेक्शनों से, कई सालों के चुनाव की प्रक्रियाओं से देखा है और आज भी उसी प्रक्रिया को हम लोग देखते आए हैं। एक मतभेद जो चर्चा हुई थी पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष से, उसमें कितनी सच्चाई थी, क्या था मामला? ऐसी कोई कोई मतभेद नहीं है। देखो, भाई हैं, भाइयों के बीच में बात रहती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हर चीज मेरे 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 हिसाब से ही सही हो जाए। भाई कहीं मैं भी तो गलतियां करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं भी दूध का दूध पानी का पानी हूँ। उन चीजों को हम लोग समझौता करने की कोशिश भी करते हैं, बैठ के बात समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा मुझको नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी बात है। और कोई ऐसी बात भी है, वो छोटा भाई है, बैठ बुट के सब लोग की बात हो जाएगी। भाई मैंने तो उस समय उस भाई को भी वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जिस समय लोग उनके पक्ष में खड़े नहीं थे। उसके बावजूद भी मैंने जिसके पक्ष में 7 लोग खड़े थे, उसके बावजूद भी दो लोगों के समर्थन के साथ जो है जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी तो रणनीतिक कार्यकुशलता रही होगी। तो इस बात को तो हम भी तो मानते हैं और समझते हैं। कांग्रेस बनाम भाजपा, भाजपा के पास मंत्री हैं, विधायक है और ताकत भी है संगठनात्मक, और कांग्रेस को कितना संघर्ष करना पड़ेगा इसमें? क्या कांग्रेस में वास्तविकता बदलाव चाहती है? क्या लीडरों की कमी है? कांग्रेस में कोई लीडर की कमी नहीं है। कांग्रेस का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता जो है नेता है। संघर्ष करना पड़ेगा आगे को। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता लीडर है। चाहे आप किसी भी घाटी में चले जाइए, आपको सरयू घाटी में हमारा हर दमदार व्यक्ति खड़ा मिलेगा। आपको पिंडर घाटी में हर दमदार व्यक्ति खड़ा मिलेगा। आपको कांडा क्षेत्र में मजबूत कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे। आपको दुख नागुरी के क्षेत्र में बहुत मजबूत कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे। और उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए ना, कैडर बेस्ड पार्टी है, वहां पर कोई नेतृत्व क्षमता का निखार नहीं है। तो वही हम कैसे मान लें कि भाई वहां पर कोई नेतृत्व करने की क्षमता उनमें? वहां तो एक ऐसी चाल है जैसे बधुआ चाल होती है, उसी चाल के आधार पर जिसको कह देंगे उसके पीछे वो लोग भेड़ चाल के आधार पर खड़े रहते। तो हमको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आज भी कोई नेतृत्व क्षमता या नेतृत्व को आगे करने की क्षमता का विकास हो। आदर्श विधायक सम्मान, आपका काम करने का तरीका क्या अलग था? देखो, ये आदर्श युवा विधायक पुरस्कार हम सबके आदरणीय नेता गोविंद सिंह कुंजवाल जी थे, स्पीकर, मुख्यमंत्री जी थे हरीश रावत जी। तो एक एनालिसिस होता है लोगों के बीच में कि यार लोगों के दुख सुख, लोगों के विकास की सोच, लोगों के हरदम कार्य करने की क्षमता अगर कोई कर सकता है, कोई बैठ सकता है, तो उसी आधार पर जो है ये ऐसे पुरस्कारों से नवाजने की कोशिश जो है सरकार के द्वारा करी जाती है। और मुझको तो सौभाग्य मिला है और मेरे बाद अन्य साथियों को भी इसका स्नेह प्यार मिला है, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं पहला ऐसा विधायक हूँ जिन्होंने अपनी ही सरकार में, अपनी ही सरकार से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे और विधानसभा के पटल पर आज भी सबसे ऊपर मेरा ही नाम है कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला विधायक ललित फरसवान है। तो उसी आधार को दृष्टिगत रखते हुए मुझको ये पुरस्कार दिया गया। मैं कृतज्ञ हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का, जिनके आशीर्वाद से मुझ जैसे युवा पर उन्होंने विश्वास करके इस पुरस्कार से मुझको नवाजा था। और आज उसी की सोच को हम सब लोग जनता के बीच में रखकर उसी आदर्श के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। राजनीति में हार के बावजूद भी आपने अपने आप को बहुत मजबूत रखा, लोगों के साथ खड़े रहते हैं, तो कैसे मजबूत रखा अपने आप को हारने के बाद भी? देखो, आदमी के दुख सुख में आज भी मैं खड़ा हूँ और मुझको तो कपकोट का हर क्षेत्र का व्यक्ति आज भी जो है ललदा के नाम से ही जानता है। और मैं तो लोग तो जो है आदमी के बारात में, दुख में, सुख में खड़े हैं, मैं तो भैंस के नामकरण में, गाय के नामकरण, बच्चिया के नामकरण में तक वहां पहुंचा हूँ। और
उसमें तो तक मेरी शिरकत हुई है, तो लोगों को लगता है यार इतना सरल व्यक्तित्व जब हमारे बीच में एक विधायक बन सकता है, तो क्यों ना आगे सोच को ये लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करें। वर्तमान विधायक जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से क्या विकास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई टिप्पणी? देखो, वर्तमान विधायक पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं, ये जो तो लगातार सोशल मीडिया में आप लोग देख ही रहे हैं, चाहे आरोप हो चाहे प्रत्यारोप हो, ये सब आपके सामने, जनता के सामने है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक जी की कार्यशैली है, उन्हीं के लोग उनसे बहुत नाखुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, वो इतने नाराज हैं कि वो कभी इधर कभी उधर जाते रहते हैं। और का जीता जागता उदाहरण है, अरे उन्हीं की सरकार के माननीय राज्य मंत्री थे भूपेश उपाध्याय जी, उत्तरायणी के मेले में किस प्रकार का व्यवहार किया गया। क्या लोकतंत्र में यही प्रोटोकॉल है, यही शिष्टाचार है कि आप अपने राज्य मंत्री जी को आप पीछे की या तीसरी श्रेणी में बैठा के रखें और फिर मंच से हाथ उठाकर पूछें? जिन लोगों को भी पता नहीं था कि भाई इतने पीछे बैठे हैं, उन लोगों को भी एहसान जताना चाह रहे हैं कि भैया ये हमारे संस्कार हैं। तो आप अपने संस्कार को तो वहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और खड़े होकर मंच से अगर कह देते हैं विधायक जी कि भैया आप, विधायक जी आप, मंत्री जी आप पीछे बैठे, आप आगे बैठिए, जहाँ पर कुशारी जी बैठे यहाँ पर वो बैठे, आप वहां पर स्थान ग्रहण करिए, तो बड़ा दिल दिखाने से क्या होता है। तो इनका तो चरित्र आपके सामने है, और इनके चरित्र के बारे में हम फिर क्या कह सकते हैं किसी को। अंतिम सवाल हम करेंगे, काफी आपने जवाब दिया। कपकोट की जनता के लिए आपका स्पष्ट संदेश क्या है? वो मैं तो आप सब लोगों को नमस्कार प्रणाम करूंगा। आपने 2012 से लेकर 2017 पर मुझको विश्वास करा, और मैं उस विश्वास पर खरा उतरा हूं, और मेरी पूरी कोशिश है कांग्रेस 2027 में जब भी चुनाव कराएगी, ये ना सरकार जब भी चुनाव कराएगी, मुझको टिकट देती है, तो मैं आपके विकास पर, आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। और मुझको पूर्ण विश्वास है मेरे ही साथ अन्य क्षेत्रों के विकास के जो आयाम रुके पड़े हैं, उन पर भी जो है आने वाले समय में कांग्रेस की सोच आगे बढ़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि कपकोट की जनता का आशीर्वाद, कपकोट की जनता का स्नेह प्यार मुझ पर बना रहना चाहिए। आपका स्नेह प्यार मुझ पर बना रहेगा, तो जो रुके हुए विकास के काम है, और या जो रुके हुए सोच मेरी है, मैं कपकोट को, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कपकोट को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करूंगा। जो मेरी अपनी एक सोच है, जिस सोच को मैं आगे बढ़ाने में उस समय पीछे रह पाया, उस सोच को मैं जरूर आगे बढ़ाऊंगा। एक बार आप सब लोगों से चाहूंगा कि ललित फरसवान को, इस कपकोट जो आज भी विकास और विकास की सोच से कोसों दूर है, उस क्षेत्र को, उस कपकोट को अगर आगे बढ़ाने के लिए आपका मौका, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह प्यार मुझको मिलेगा, तो जरूर आपका ये भाई, आपका ये भांजा, आपका ये बेटा आपके विश्वास पर खरा उतर कर विकास की सोच को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारे साथ जो भी छोटी सी बातें हुई, और आने वाले समय में हम अब जब चुनावी दौर आएंगे तो आपसे और भी हम इंटरव्यू करेंगे, मुलाकातें करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे कपकोट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक ललित फरसवान जी। बहुत सारे सवाल करे हमने इनसे, बहुत सारे जवाब भी इन्होंने दिए, और नेक्स्ट अभी 2027 में बहुत जल्द चुनाव आने वाले हैं, तो उस पर भी हम और इनसे बातें करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, इस वक्त हम भी कह देंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो कोरंगा डेली ब्लॉग है, उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक शेयर से और आपके सब्सक्राइब करने से अगर हमारे भाई का यूट्यूब चैनल अगर मीडिया में एक अच्छी सोच को आगे बढ़ा सकता है, तो जरूर आप सब लोगों ने एक प्रयास हम भाई के लिए भी करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर छोड़ना आप। विधायक जी ने, पूरे विधायक जी जो हैं, इनको सम्मान भी मिला है। आप क्या चाहते हैं, कि क्या राय है, जो भी आपके मन में आ रहा है नीचे कमेंट करना है। जिसने पूरी वीडियो देखी, जो यहाँ तक पहुंचा हुआ है, जिसने थोड़ा बहुत देख लिया तो वो पता नहीं, जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है, नीचे कमेंट छोड़िए आप। उन्हें जो कहा वो कितना सच था, कितना झूठ था, धरातल पे क्या था, तो हमें भी पता चलेगा। तो नेक्स्ट आपके कमेंट के हिसाब से हम साथ लाएंगे। तब तक के लिए